गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर 13 क्रिया। कल मैंने आपको क्रिया के विषय में कुछ टॉपिक बताए थे। आई होप आप लोगों की समझ में भी आए होंगे। ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया था कि धातु किसे कहते हैं। तो अब मैंने आपको कल बताया था कि क्रिया के मूल रूप को धातु कैसे है, जैसे पढ़, लिख, दौड़ आदि। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी क्रिया के भेद, क्रिया के कितने भेद होते हैं, और आप लोग ध्यान से सुनेंगे क्रिया के भेदों को। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, आज हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब सकर्म, कर्म के साथ होने वाली क्रिया। सकर्मक का मतलब होता है स प्लस कर्मक, कर्म के साथ होने वाली क्रिया, उनको कहते हैं सकर्मक, जिनमें कर्म होता है। मतलब जैसे देखिए, बच्चा चादर बिछा रहा है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिन क्रियाओं में कर्म की उपेक्षा रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जिन क्रियाओं में कर्म आता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्ता भी आता है, कर्म भी आता है और क्रिया भी आती है। जैसे बच्चा चादर बिछा रहा है, और इनमें ये देखिए क्वेश्चन भी निकल के आते हैं। बच्चा चादर बिछा रहा है, तो बच्चा क्या बिछा रहा है? बच्चा चादर बिछा रहा है। ठीक है, फल वाला फल बेच रहा है, तो कौन फल बेच रहा है? फल वाला फल बेचेगा। और फल वाला क्या बेच रहा है? तो फल वाला फल बेच रहा है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन भी निकल के आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, बच्चा चादर बिछा रहा है, तो बच्चा करता हो गया, क्योंकि जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। बच्चा कर रहा है और बिछा रहा है। बिछाना एक क्रिया हो गई, वह अपने हाथ पर चला रहा है, काम कर रहा है। चादर क्या हो गई? बीच का हो गया कर्म। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि बच्चा बिछा रहा है, तो बच्चा काम कर रहा है, कुछ भी, तो बच्चा के ऊपर सारा जोर जा रहा है, तो वह अकर्मक क्रिया होगी, उसमें कर्म नहीं होगा। बच्चा चादर बिछा रहा है, तो बच्चा क्या बिछा रहा है? चादर। बच्चा हो गया कर्ता, बिछाना हो गया क्रिया, चादर हो गया कर्म। तो इस तरह से जिन वाक्यों में कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों आते हैं उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, उपर्युक्त वाक्य में बिछा रहा है तब बेच रहा है क्रिया है। मैंने अभी आपको बताया था क्रमशः चादर और फल क्या है इसमें यह फल वाला फल बेच रहा है, तो बेचना हो गया क्रिया, फल वाला हो गया कर्ता और फल हो गया कर्म। क्रमशः चादर और फल कर्मों पर, फल और फल कर्मों पर, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा? कर्मों पर पड़ रहा है, अतः यहाँ सकर्मक क्रिया होगी। मैंने आपको बताया था कर्ता और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। ये देखिए कुछ विशेष बातें होती हैं, इनको आप जरूर पढ़ेंगे। अकर्मक मतलब सकर्मक मतलब अर्थात कर्म सहित, जहाँ क्रिया में कर्म होता है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, जहाँ क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, क्रिया कर्ता के साथ कर्म भी होता है। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में क्या किसे आदि प्रश्नों का उत्तर मिलने चाहिए। मैंने आपको यह भी बता दिया था, ऊपर आपको बताया था अभी मैंने, कि बच्चा क्या बिछा रहा है? बच्चा चादर बिछा रहा है। ठीक है, इस तरह से। कौन चादर बिछा रहा है? तो बच्चा चादर बिछा रहा है। सकर्मक क्रिया में कभी कभी कर्म अप्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है। जैसे समीर खाना खाता है, तो खाना को हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर रहा है कि खाना खा रहा है, तो वह खाना खाएगा ही। ठीक है, इस वाक्य में क्या खाता है? समीर क्या खाता है? खाना। ठीक है, तो एक तरह से यह भी सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन बेटा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाले आपके अभी नहीं, आपके 10th क्लास से स्टार्ट होंगे ये। ठीक है, 9th 10th में इसका डिटेल में वर्णन किया जाएगा। परंतु यह निश्चित है कि समीर कुछ ना कुछ अवश्य खाता है। मैंने आपको बता के, क्योंकि समीर खाता है तो वह कुछ ना कुछ खाता है, खाना खाएगा, फल खाएगा या कुछ भी खाएगा, तो वह कुछ ना कुछ खाता है। इसलिए यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। एक सकर्मक यदि आए कि
समीर खाना खाता है। और आपके ऑप्शन में आए कि ये द्विकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, तो आप सकर्मक क्रिया पर टिक लगाएंगे क्योंकि समीर कुछ ना कुछ खाता है। वैसे आपकी अभी 6 क्लास में सकर्मक और अकर्मक क्रिया है, बस खाली इसमें द्विकर्मक भी आ गई है, लेकिन आपको जो डिटेल में वर्णन किया जाएगा बेटा वह 9th और हाई स्कूल से स्टार्ट होता है, इसलिए आप अभी इतना ही पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया में एक साथ 2 कर्म भी आते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ से देखेंगे, जैसे एक वाक्य में बेटा कभी कभी 2 कर्म भी आ जाते हैं। जैसे ये देखिए, नेहा शिशु को खाना खिला रही है, नेहा शिशु को खिला रही है। तो ये देखिए, अगर हम ये खाना ना लिख के ये लिख देते नेहा शिशु को खिला रही है, तो ये सकर्मक होता फिर भी, ठीक है। नेहा शिशु को खाना खिला रही है, तो नेहा किसको खाना खिला रही है? शिशु को। नेहा शिशु को क्या खिला रही है? तो खाना। जिस तरह से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं वहां द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। विद्या ने गरीब को रोटी दी, अगर हम ये भी लिख देते हैं विद्या ने गरीब को रोटी दी, तो विद्या ने किसको रोटी दी? गरीब को। विद्या ने गरीब को क्या दी? रोटी दी, ठीक है। इस तरह से पुजारी भक्तों को प्रसाद बांटता है, तो पुजारी प्रसाद बांटता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं विद्या ने रोटी दी, हम ये भी लिख सकते हैं सकर्मक में। लेकिन इसमें द्विकर्मक होता है, इसमें 2 कर्म होते हैं। पुजारी क्या बांट रहा है? भक्तों को क्या बांट रहा है? प्रसाद बांट रहा है। पुजारी प्रसाद किसको बांट रहा है? तो पुजारी प्रसाद भक्तों को बांट रहा है। इस तरह से एक वाक्य में जब 2 कर्म होते हैं, हमें ध्यान से देखना है कि इसमें 2 कर्म, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन के वर्ड निकल के आ रहे हैं या नहीं। जैसे शिक्षक बच्चों से निबंध लिखवा रहे हैं, तो शिक्षक बच्चों से क्या लिखवा रहे हैं? निबंध। शिक्षक निबंध किससे लिखवा रहे हैं? तो किससे लिखवा रहे हैं? बच्चों से लिखवा रहे हैं। तो इस तरह से एक वाक्य में जब 2 कर्म होते हैं, 2 क्वेश्चन वर्ड निकल के आते हैं, उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसको, किसे आदि में से किन्हीं 2 अथवा सभी प्रश्नों को उत्तर मिलने चाहिए, ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है बेटा। ये देखिए, जैसे मैंने ये बताया, दर्शक फिल्म देख रहे हैं, तो दर्शक क्या देख रहे हैं? फिल्म कौन देख रहे हैं? दर्शक। मीरा स्वेटर खरीद रही है, मीरा क्या खरीद रही है? स्वेटर कौन खरीद रहा है? मीरा। बाजार में दुकानें सजी हैं, कहाँ दुकानें सजी हैं? बाजार में क्या सजी हैं? दुकानें सजी हैं। तो यहाँ द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब बेटा मैंने आपको सकर्मक क्रिया के विषय में डिटेल में बताया है, आई होप आप लोगों की समझ में आ भी गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम अकर्मक क्रिया। अ प्लस कर्मक मतलब अकर्मक का मतलब होता है बिना कर्म के क्रिया, बिना कर्म के क्रिया। अच्छा, इसमें क्या होता है? सकर्मक क्रिया में मैंने अभी आपको बताया था कि सकर्मक क्रिया में कर्ता और क्रिया इसमें तीनों आते हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों आते हैं। और अकर्मक में क्या होता है कि क्रिया का पूरा जोर, पूरा प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है। क्रिया का पूरा प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। चाहे वह अपने मतलब किसी भी बेस पर काम करे, जोर से करे, जल्दी करे, धीरे करे, तो वो कर्ता करता है, उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका पूरा असर कर्ता पे पड़ता है। जैसे लगता है तूफान आया है, तो सारा असर प्रकृति पे पड़ रहा है, कोई उसे जबरदस्ती करा नहीं रहा है, तो लगता है तूफान आया है, तूफान आने वाला है या आया है, तो सारा असर प्रकृति पर पड़ रहा है। बारिश हो रही है, सारा असर प्रकृति पर पड़ रहा है। इसकी हम पहले डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है, मैंने अभी आपको बताया था, वह उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जो काम करने वाले का सारा जोर, जिस काम का सारा जोर क्रिया पर मतलब कर्ता पर पड़े, करने वाले पर पड़े, उसे क्या कहते हैं? हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बेटे देखिए, जैसे इन वाक्यों में आया है तथा हो रही है क्रियाओं के व्यापार और फल, क्रियाओं के व्यापार और फल दोनों ही कर्ता पर पड़ रहे हैं। यहाँ क्रिया का कोई कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। लेकिन हम दूसरे शब्दों में, इजीली शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि क्रिया का सारा जोर कर्ता पर पड़ता है, तो उसे हम अकर्मक क्रिया
कहते हैं। जैसे ये देखिए मैंने ये एग्जाम्पल लिखे हैं, हम रात भर सोते रहे, हम रात भर सोते रहे। अब आप क्या कहेंगे, अरे ये तो सकर्मक क्रिया हो गई, रात भर सोते रहे। चाहे मतलब हम या मैं या वह, हम रात भर सोते रहे तो सोना तो एक क्रिया हो गई, सोना तो एक क्रिया भी है। अगर हम की जगह कोई नेम आ जाता है, हम रात भर सोते रहे, चाहे वह रात भर सोए चाहे वह दिन भर सोए, लेकिन सारा असर किस पर पड़ रहा है, सारा असर कर्ता पर, करने वाले पर पड़ रहा है। वह रात भर सोते रहे, वह अपने आप ही क्रिया करते रहे हैं, ठीक है, उन पर कोई करवा नहीं रहा है, वह अपने आप ही क्रिया करते रहे, सारा जोर वह खुद डाल रहे हैं, चाहे रात भर सोए चाहे जागे, यह उनकी हेडक है। तो यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। को घोड़ा दौड़ता है, या अगर यह होता कि घोड़ा तेज दौड़ता है तो यह भी बेटा अकर्मक क्रिया होती, क्योंकि चाहे घोड़ा तेज दौड़े चाहे घोड़ा धीमे दौड़े, वह घोड़े की हेडक है। लेकिन सारा जोर किस पर पड़ता है, घोड़े पर पड़ता है, क्योंकि वह खुद ही दौड़ता है, कोई उसे दौड़वाता नहीं है, इसके बीच में कर्म नहीं है, तो घोड़ा दौड़ता है, सारा जोर कर्ता पर पड़ता है। जंगली हाथी भाग गया, तो भागना होगी क्रिया जंगली हाथी। अब आप कहेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है, नहीं बेटा ये है अकर्मक क्रिया, क्योंकि हाथी चाहे जंगली हो चाहे पालतू हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह हाथी तो हाथी है। हाथी भाग गया या जंगली हाथी भाग गया, क्योंकि सारा जोर जो है वह कर्ता पर पड़ रहा है, क्योंकि हाथी ही करता है, इसमें हाथी कार्य करेगा, हाथी ही भागेगा। तो हाँ जंगली हाथी भाग गया, तो यह अकर्मक क्रिया, क्योंकि सारा जोर इसमें कर्ता पर पड़ा है। गीता तेज गाती है, अब तेज गाती है, चाहे वह तेज गाए चाहे धीमी गाए, लेकिन गीता ही गाती है, गीता तेज गाती है। तो यह भी मतलब सारा जोर कर्ता पर पड़ रहा है, क्योंकि वह सारा जोर, अगर ये होता गीता कक्षा में गाती है तो वह कक्षा में गाती है, यह सकर्मक क्रिया होती। गीता जोर से गाती है, चाहे बेटा वह जोर से गाए चाहे वह धीमे गाए, वह गीता की हेडक है, इसलिए सारा जोर गीता पर पड़ रहा है, यहाँ अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, अकर्मक क्रिया होती है। अब बेटा आप लोगों की समझ में आ गया होगा, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म तीनों आते हैं और कर्ता और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, और अकर्मक क्रिया होती है कि सारा जोर क्रिया का कर्ता पर पड़ता है, उसमें कर्म नहीं होता, वह अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन आपको वाक्य को पहचानना होगा, क्योंकि अकर्मक में कर्ता, पहले पीछे का आप क्रिया को देखेंगे कि वह क्या कह रहा है, पीछे देखेंगे, जैसे घोड़ा दौड़ता है तो बीच में कुछ भी नहीं है। अगर यह होता कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है तो यह भी आपका अकर्मक होगा, क्योंकि वह चाहे बहुत तेज दौड़े चाहे धीमे दौड़े चाहे धीमी चाल चले, वह उसकी हेडक है। कर्ता का सारा जोर जब हम क्रिया का सारा जोर कर्ता पर पड़ता है तो वहां पे क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़ कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके बेटा, ये आपका क्लियर हो गया सकर्मक और अकर्मक। अब स्टार्ट करते हैं थोड़े इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक। अकर्मक अर्थात बिना कर्म के, मैंने आपको बताया था, यदि क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिले तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। जंगली हाथी भाग गया, जंगली हाथी भाग गया। अब हम ये थोड़ा कहेंगे कि क्या भाग गया, जंगली हाथी भाग गया, इसमें कोई प्रश्न निकल के नहीं आ रहा। गीता तेज गाती है, तो गीता कैसे गाती है, तो ये थोड़ी ना गीता गाती है, चाहे वह तेज गाए चाहे हल्का गाए। कौन भाग गया, नहीं, हाथी भाग गया, वह भाग ही रहा है हाथी। हम ये थोड़ा ना कहेंगे कौन भाग गया, कोई भी भाग सकता है। हम रात भर सोते रहे, रात भर कौन सोता रहा, तो ये नहीं है। ये बेटा बस आप इतना ध्यान दीजिए कि क्रिया का सारा जोर कर्ता पर पड़ता है, वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। कुछ क्रिया जो अधिकांशतः अकर्मक होती हैं, जैसे ये देखिए, ये आपको अपने इसको पढ़ना है, जैसे रोना आए, सोना, उड़ना, निकलना, नाचना, डरना, रहना, उछलना, अकड़ना, चमकना, दौड़ना, गाना आदि। इस तरह से जब पीछे क्रियाएं आती हैं वहां अकर्मक क्रिया होती हैं। जैसे नर्तकी नाच रही है, ठीक है, नर्तकी नाच रही है, सारा जोर नर्तकी पर है, वह जोर से अच्छा, अभी मैंने आपको बताया, चाहे जोर से अच्छा चाहे धीमे अच्छा, वह हंसी रहा है, वह अभी आया है, वह चाहे अभी आया चाहे लेट आया हो, लेकिन वह आया है, उसने खुद कार्य किया है। काव्य दौड़ रही है, काव्य खुद ही दौड़ रही है, तो ये सारे अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है बेटा, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको आप पढ़िए। काम करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं।
काम करने या होने का क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु है। ये मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ बेटा। आप इसकी एक्सरसाइज रीड करेंगे। अगर बेटा आपकी कुछ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं बेटा। आकर्मक और सकर्मक क्रियाएं आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे। अगर बेटा कोई भी आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे बेझिझक कॉल करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।